Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the explanation of this chapter, that is acids, bases and salts. That is your chapter 2 of your science. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया था जिसमें हमने ये देखा था दैट हमने जनरली इंडिकेटर्स के बारे में समझा था कि कौन सा इंडिकेटर एसिड के प्रेजेंस में क्या कलर देता है, बेस के प्रेजेंस में क्या कलर देता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे एसिड्स जो हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट और वाटर रिलीज़ करते हैं। जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ करते हैं। जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया था दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। उसके बाद हमने ये देखा था और हमने ये भी देखा था कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, वेयर एज जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो सॉल्ट CO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था टेस्ट फॉर CO2 एंड टेस्ट फॉर H2। सो टेस्ट फॉर CO2 वॉज कि कैसे हम जो गैस लिबरेट हो रही होती है उसको जब हम लाइम वाटर से यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं तो एक वाइट PPT हमें CaCO3 की मिलती है। जब इस वाइट PPT में से, इस सॉल्यूशन में से हम और ज़्यादा CO2 को पास करवा देते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलता है जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। अब हम कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। वाई कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कर्ड और जो भी सॉर सब्सटेंसेस हैं इनमें एसिड होता है, ठीक है। अब ब्रास और कॉपर एक मेटल है, ये रिएक्ट करके सॉल्ट CO2 रिलीज़ कर देंगे और H2O बना लेंगे। दैट्स वाई हम प्रेफर नहीं करते। देखो एसिड प्लस मेटल है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो CO2 रिलीज़ नहीं करेंगे, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो एसिड प्लस मेटल जो है रिएक्ट करके आपस में सॉल्ट और H2 गैस रिलीज़ कर देंगे। तो इस वजह से हमारा जो कर्ड है, जो भी खट्टा सामान हमने रखा है वो वैसा रहेगा ही नहीं, वो रिएक्ट करके कुछ और बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। कौन सी गैस लिबरेट होती है? H2। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि आपको एक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाना है तो HCl का रिएक्शन जिंक के साथ करवा दो तो आपको मिल जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो जाएगा आपका बैलेंस पूरा रिएक्शन। नाउ हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। तो आप कैसे गैस की टेस्ट को टेस्ट क्या होगा इसकी प्रेजेंस का। तो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है उस टेस्ट ट्यूब के पास जब आप बर्निंग मैचस्टिक लेकर आओगे तो वो पॉप साउंड जो है वो आएगी उस गैस से, ठीक है। पॉप साउंड आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है और वो जब कांटेक्ट में आती है बर्निंग मैचस्टिक के तो पॉप साउंड आती है। मेटल कंपाउंड ए, मेटल है कंपाउंड एक ए है, ये रिएक्ट कर रहा है विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस जो है वो CO2 गैस की होती है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, और जो गैस इवॉल्व हुई है उसने बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक कॉम्पोनेंट कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो हमें ये पता है कि सॉल्ट बन रहा है, फिर हमें ये पता है कि HCl है, ठीक है। हमें पता है एसिड का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन एक मेटल के साथ हो रहा है और उससे हमें सॉल्ट मिल रहा है। तो जब एसिड का रिएक्शन एक मेटल के साथ होता है और हमें सॉल्ट मिलता है सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, राइट। बट यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसकी एफरवेसेंस आ रही है। एफरवेसेंस है तो एफरवेसेंस जो है वो CO2 गैस की होती है।
तो हमें इतना तो कंफर्म है कि जो भी कंपाउंड है वो एक मेटल का कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, तो ये ऑफ कोर्स एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है सॉल्ट के साथ। तो ये क्या रिएक्शन होगा, ये होगा एसिड का रिएक्शन, और मेटल एक कंपोनेंट होना चाहिए, तो मेटल कार्बोनेट के साथ ही तो होगा, तभी तो हमें CO2 और सॉल्ट मिलेगा। सो जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, दैट आर रिएक्शन इज HCl रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट जो कि है CaCO3, और इससे हमें CaCl2 बन जाएगा, वाटर और CO2 गैस रिलीज़ होगी। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर 2 लगा देंगे, इधर ये बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन 3 है, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। With this we have completed our in-text questions, and now let's start with the new topic. What do acids, all acids and all bases have in common? सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है? इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमें ये तो पता है कि हर एक तरह के एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। What leads to this similarity in the property? We saw in activity 2.3 all acids generate hydrogen gas on reacting with metals। तो हमें पता है कि सारे एसिड्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि हमने जब काफ़ी तरह के एसिड्स को जब भी वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो सारे तरीके के एसिड्स हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हर एक एसिड में हाइड्रोजन तो कॉमन है ही है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acids or not। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर एसिड्स है, हाइड्रोजन है, वो एसिड है या नहीं है। तो एक आपने लिया ग्लूकोज, एक लिया अल्कोहल सॉल्यूशन HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर एक कॉर्क को डाला, उसकी कॉर्क आपने 2 नेल्स ऐसे बना दिए। देखो मैं आपको ये सेटअप समझा देती हूँ। ये बीकर है, बीकर के अंदर आपने ये आयन नेल या कोई भी नेल आपने ले लिया, उसके बाद आपने सॉल्यूशन डाला, कभी आप HCl डालोगे, कभी आप ग्लूकोज डालोगे, और रबर कॉर्क के ऊपर आपने इस नेल को लगाया। नाउ यू हैव कनेक्टेड द 2 टर्मिनल्स, और उसके बाद आपने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सॉरी एसिड्स नहीं, जो हाइड्रोजन है बेसिकली दैट इज़ योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने ऑब्जर्व किया, देखो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, एसिड्स के केस में बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है थ्रू द सॉल्यूशन। एसिड्स कंटेन्स H+ आयन्स एज कटायन एंड एनायंस। जो एसिड्स है, देखो तो सारे एसिड्स के केसेस में जो है बल्ब ग्लो करता है, बट ग्लूकोज अल्कोहल इन सॉल्यूशंस के केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करता, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एसिड्स के अंदर H+ आयन्स होते हैं, आपने आयन्स पढ़े होंगे, कटायन्स एनायंस, तो H+ होते हैं एज कटायन, और एनायंस होते हैं जैसे कि Cl-। तो आपके पास HCl है, तो HCl में आपके पास H+ कटायन है, Cl- एनायन है। आपके पास है HNO3, तो आपके पास H+ कटायन है, NO-3 आपके पास एनायन है, ठीक है, और H+ कटायन है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है, सिंस द कटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+, जो कटायन प्रेजेंट है एसिड में वो H+ है, दिस सजेस्ट दैट द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एसिड्स जो है वो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। H+ इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो H+ जो है वो सॉल्यूशन में होता है, इसलिए उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने, या फिर आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने वाटर डाला H2O, और फिर उसके अंदर यू एडेड लिक्विड एसिड आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल HCl। तो यहाँ पे ये H+ और Cl- के फॉर्म में, जो आपका HCl है वो H+ केटायन और Cl- एनायन के फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और अगर मैं इससे एक बल्ब कनेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा बिकॉज ऑफ द आयन्स।
व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को क्या होता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर, हमें ये समझ में आ गया कि एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हमने एक प्रॉपर्टी देख ली। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि एसिड और बेस को वाटर में डालते तो क्या होता है। तो एसिड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एसिड जो है वो डिसएसोसिएट हो जाता है, जैसे HCl है, यहाँ ये एक कटायन है, ये एक एनायन है, तो ये H+ में और ये Cl- में डिसएसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा पानी में जाने के बाद। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ, लेट्स चेंज द कलर। सो टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, आपने एक NaCl लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व और गैस कमिंग आउट, देन द टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड सक्सेसिवली विद द ड्राई वेट लिटमस पेपर। कलर क्या हो गया, व्हाट इज़ योर, अगर आपने HCl गैस लिया, HCl सॉल्यूशन है, ओके ये मैं आपको समझाती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, NaCl लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखो NaCl के ये क्रिस्टल्स लिए, उसके बाद ड्रॉपर से, ये ड्रॉपर है, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो गैस रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद गैस लिबरेट होती है, तो यहाँ उन्होंने कॉर्क से बंद कर दिया और डिलीवरी ट्यूब अटैच कर दी, ताकि जो भी हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आए, और उसके बाहर जो है हमने यहाँ पे लिटमस पेपर लगा दिया, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो गया। इसका मतलब जो गैस है वो एसिडिक है। इन केस ऑफ ड्राई HCl गैस, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ, देखो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो गैस रिलीज हुई है, दिस इज़ योर HCl गैस है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो हाइड्रोजन आयंस HCl के अंदर थे वो वाटर की प्रेजेंस में हुए। द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में HCl जो है वो अपने HCl से H+ रिलीज़ नहीं हो सकता। तो जब HCl आपका वाटर के साथ कांटेक्ट में आया, तब उसने ये H3O+ बना लिया और Cl- बना लिया। ये H3O+ कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। ये इन्होंने ओवरऑल रिएक्शन बता दी, पर इसका मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H+ आयंस होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वो आसपास की और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेती है। 10 हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। तो आप हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में दिखाओ या H+ के फॉर्म में दिखाओ, आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो H+ जो है, HCl जो है, जब उसको हमने वाटर के अंदर रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, H+ और Cl- डिसएसोसिएट हो जाएगा। तो Cl- तो आपका बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो H+ है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन एनायन देखने को मिलता है। ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद बेस। तो जब हमने बेस को वाटर में डाला तो बेस भी Na+ और OH- में डिसएसोसिएट हो गया। मतलब NaOH है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है, तभी तो हम Na+1 OH-1 और फिर क्रॉस करा के इसका फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। तो जब ये डिसएसोसिएट होते हैं, आयंस बनते हैं, तो NaOH जो है वो Na+ और OH- में डिसएसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे KOH का बताया हुआ है, ये K+ और OH- में डिसएसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें ये समझ में आता है, बेसिस जेनरेट OH आयंस इन वाटर। बेसिस जो है वो OH- जेनरेट करते हैं वाटर के अंदर, जबकि एसिड्स जो है वो H+ आयंस जेनरेट करते हैं वाटर के अंदर। बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अच्छा, तो एक ना बेटा यहाँ पे ना वो भी होती है, कहावत भी कही जाती है कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज, ऑल बेसिस आर एल्कली, बट नहीं 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 सॉरी, ऑल alkalis all alkalis are bases, but
ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अब इसका मतलब क्या है? अल्कलीज जो है वो कुछ नहीं बल्कि अल्कलीज हम उन बेस को कहते हैं जो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सारे अल्कलीज जो हैं वो बेसिस ही हैं, क्योंकि अल्कलीज होते क्या है? अल्कलीज वो होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाए, ऐसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं। तो सारे तरीके के अल्कलीज बेसिस तो होते ही हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। पर सारे के सारे जो बेसिस हैं वो अल्कली नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल होने वाले बेसिस को हम अल्कली कहते हैं, पर सारे बेसिस जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें अल्कली नहीं कहते हैं। सो दैट्स वाई ऑल बेसिस आर अल्कली बट ऑल अल्कली आर नॉट बेसिस। तो बेसिस जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अल्कली वो बेस होता है जो पानी में घुल सकता है, पर सारे बेसिस जो है पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते। दे आर सोपी टू टच। जो अल्कलीज हैं ये सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ठीक है, क्योंकि ये हार्म कर सकते हैं। Now as we have identified that all acids generate H plus and all bases generate H plus, we can हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देख सकते हैं कि वाटर क्यों बनता है। जैसे एसिड है, ठीक है, एसिड प्लस बेस से हमने कहा हमें सॉल्ट और वाटर मिला। सॉल्ट के साथ वाटर ही क्यों मिला? कुछ भी मिल सकता था, वाटर ही क्यों? आखिर वाटर में ऐसी क्या खूबी है जो हमें वाटर ही मिला? तो देखो बेटा, जहाँ तक वाटर की बात है, यहाँ पे अगर हम एसिड है, एसिड H प्लस रिलीज़ करता है। कोई भी एक एसिड है, हम मान लेते हैं उसके साथ चाहे HCl हो, चाहे सल्फेट का ग्रुप लगा हुआ हो, कुछ भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, तो ये इसको हम X मान लेते हैं, कुछ भी, तो हमने HX मान लिया। और जो बेस है उसमें हमने हमेशा देखा हो जैसे NaOH होता है, CaOH2 होता है, तो OH इज समथिंग जो कि फिक्स्ड है। ये मेटल वाला कंपोनेंट बदल रहा है, तो हम इसे MOH लिख सकते हैं, तो हमने इसको MOH लिख लिया। अब क्या होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो ये X और M साथ में मिलके सॉल्ट बना लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं MX। और यहाँ पे कि H प्लस की फॉर्म में फिर हो जाता है, ये OH माइनस की फॉर्म में हो जाता है, और ये H प्लस और OH माइनस मिल के H2O बना लेते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और ये इसके साथ तो था ही, तो इसलिए H2O। तो इसलिए हमारा वाटर बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है? आपने 10 ml वाटर लिया बीकर में, उसके बाद आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालो, टच द बीकर, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, एक्सो और एंडो? सो इट विल बी द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। मतलब अगर आप एसिड को वाटर में डालते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हो तो बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। एसिड को हमेशा धीरे धीरे डालना होता है। टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। अगर आप जो है एसिड को, ये वाटर है, इसके अंदर आप एसिड को डाल रहे हो तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना चाहिए और इसको कंटिन्यूअस हिलाना चाहिए। ओके, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हो, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो ये बर्न कॉज कर सकता है। सो दिस इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसलिए द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। हीटिंग की वजह से ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है। लुक एट द वार्निंग साइन, ये देखो, ये वार्निंग साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट।
मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH-। तो देखो पहले तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। उसके बाद जब हम मिक्स करते हैं एक एसिड या बेस को में हम पानी डालते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल H+ आयन जिसमें जितने हैं, अब हमने वाटर ऐड किया। अब वाटर ऐड किया तो H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, है ना। और अगर हम एक बेस है, बेस के अंदर हमने वाटर डाला तो भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन में तो भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, राइट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो मिक्सिंग जब हम करते हैं एसिड या बेस की वाटर के साथ, तो डिक्रीज़ होता है कॉन्सेंट्रेशन में। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना उनकी वैल्यू क्या है। जैसे हम कहते हैं एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एक होता है डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें H+ की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और अगर हम कह रहे हैं कि वो डाइल्यूटेड एसिड है, मतलब उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, H+ का अमाउंट कम है, इसलिए हम कहते हैं कि वो डाइल्यूटेड है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, H+ कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। और जो एसिड और बेस जिसके अंदर हम वाटर डालते हैं, ऐसे एसिड और बेस को हम डाइल्यूटेड कहते हैं, दैट दिस इज इन डाइल्यूटेड एसिड और अ डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइल्यूशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है, जब बच्चे NCERT ना ध्यान से नहीं पढ़ते, एक लाइन ध्यान से नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है ये चीज़ें फालतू है। और फिर जब यहाँ से सवाल आते तो उन्हें लगता है कि आउट ऑफ NCERT या कहीं बाहर से या किसी और बुक से सवाल आया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। Now, why HCl HNO3 show acidic character in aqueous solutions, while solutions of compounds this do not show? Why? Because HCl and HNO3 contains H+ ions which conducts electricity. ठीक है, बेसिकली H+ आयन्स होते हैं इनके पास, एक कटायन होता है और Cl- आयन और NO-3 आयन्स भी हैं इनके पास, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के पास कोई आयन्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। दैट्स वाई कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया मैंने। एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास H+ आयन्स होते हैं, बट इनके पास आयन्स नहीं होते, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। वाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन्स। वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो, जब HCl का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तभी ये H+ और Cl- में डिसएसोसिएट होता है। अगर वो ड्राई गैस है तो वो H+ और Cl- में डिसएसोसिएट नहीं होगी, और इसलिए वो अपना कलर भी नहीं देती। वो जो कलर देती है वो आयंस की वजह से ही देती है। तो जो हमने पढ़ा था ना कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, तो वो सब आयंस की वजह से होता है, ठीक है, एसिड्स और बेसिस का। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड? एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम पानी को एसिड में डालते हैं तो वो इतना एक्सोथर्मिक होता है कि आपका बीकर भी टूट सकता है, स्प्लैश आउट भी हो सकता है। तो जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जिसने ये काम करा है, महान काम पानी के अंदर एसिड को डालने का, तो उसको भी बर्न मार्क्स आ सकते हैं। हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? जब सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड हुआ, मतलब H+ जो है वो डिक्रीज़ हुआ, तो जब H+ डिक्रीज़ हुए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब H3+O पे क्या फ़र्क पड़ा? तो ये भी तो डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब ही है डिक्रीज़ होना एसिड या बेस के आयन्स का पर यूनिट वॉल्यूम। देन हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH? कॉन्सेंट्रेशन को क्या होगा जब हमने ज़्यादा बेस डिज़ोल्व कर दिया NaOH के सॉल्यूशन में? तो NaOH है, उसमें आपने और ज़्यादा बेस डिज़ोल्व कर दिया। NaOH का सॉल्यूशन था, उसमें आपने और NaOH ऐड कर दिया, तो क्या होगा? OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें डाइल्यूट नहीं किया, आपने डिक्रीज़ नहीं किया, आपने बढ़ा दिया, बेस को बढ़ाया आपने। अगर आप पानी डालते तो डिक्रीज़ होता, पर आपने बेस ही डाल दिया,
तो वो डिक्रीज नहीं होगा. नाउ वी हैव द टॉपिक हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर. ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं. We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base. हम जानते हैं कि acid base indicators को हम यूज़ करते हैं acid base में फ़र्क करने के लिए. अब हम ये भी समझ चुके हैं कि dilution decrease in concentration कैसे कैसे होता है. We can do this. Okay, can we quantitatively find out amount of ions, या फिर can we judge how strong acid or base is? क्या हम ये जज कर सकते हैं कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है. तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है? इसके लिए क्या हुआ, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ बेटा. देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल इज़ डेवलप्ड. तो pH स्केल जो है वो डेवलप किया गया जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है. अगर H+ ज़्यादा है तो वो 0 पे होगा. अगर किसी के अंदर H+ कंपैरेटिवली कम है तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा. 7 इज़ द न्यूट्रल यूनिट, मतलब कि जो H+ है, आयन्स है, वो OH- के बराबर है. उसके आगे आप जाते हो तो इसका मतलब आपके H+ जो है वो OH- के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट है. तो ये जो हमारा पूरा pH स्केल है ये हमने हाइड्रोजन आयंस को रेफरेंस में लेके बनाया हुआ है. The P in pH stands for potens in German, meaning power. The pH stands for the power of hydrogen ions. On the pH scale, we can measure pH generally from 0, that is very acidic, to 14, that is very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. तो ये बस acidic और basic nature बताता है solution का. Higher the hydrogen concentration, lower the pH value. अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH वैल्यू ज़्यादा होगी. जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होते हैं, और जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं. द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ 7. जो pH होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो होता है 7. Values less than 7 on pH scale represents an acidic solution. As the value increases from 7 to 14, it represents an increase in the OH ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. तो generally जो pH का पेपर होता है उसे हम यूज़ करते हैं pH मेजर करने के लिए. तो ये क्या है, ये हमारे कलर्स रिप्रेजेंट करे हुए हैं कि अगर कलर जो है pH, अगर कलर जो है किसी एसिड का या किसी बेस का, इनमें से कोई एक आता है, तो अगर बिल्कुल रेड कलर है तो उसका pH क्या है 0. ऐसा कलर है तो 8. बिल्कुल ही ज़्यादा डार्क ब्लू कलर है तो उसका pH क्या है 14. तो कुछ pH आपको पता होने चाहिए क्योंकि NCERT में मेंशन है. जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.2, लेमन जूस का 2.2. कलर भी पता होना चाहिए आपको. प्योर ब्लड जो है वो हमारा बेसिक होता है. क्यों? क्योंकि उसका pH होता है 7.4. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इम्पॉर्टेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसका pH होता है 10. सोडियम हाइड्रोक्साइड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्श एल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ pH एज 14. बाकी यहाँ पे और किसी का pH मेंशन नहीं है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार मैं pH स्केल आपको समझा देती हूँ. pH स्केल जो है वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे है. देखो, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H+ भी होते हैं और OH- भी होते हैं. हमने H+ को रेफरेंस मान के एक स्केल बनाया. अगर H+ ज़्यादा तो वो इधर रिप्रेजेंट होगा. अगर H+ की वैल्यू कम है तो मतलब OH- की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि या तो कोई एसिड होगा
या फिर बेस होगा। अब एसिड के पास H+ होता है, बेस के पास OH- होता है। अगर आपके पास H+ ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा। तो इसलिए 7 से पहले अगर आपका इंक्रीज़ इन H+ जो है वो 7 से पहले वाले होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसके बाद अगर बेस है तो बेस के पास OH- आयन्स होते हैं, लेकिन H+ तो कम होता है। सिंस H+ कम होता है, इसलिए जब आप इस 7 वाली रेंज से आगे जाते हो तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अगर हम यही रेफरेंस हमने यहाँ पे H+ के बेसिस पे pH बनाया है, अगर हमने सिर्फ OH- को रेफरेंस लिया होता तो 0 से 7 तक सारे के सारे जो रेंज में जो होते वो बेसिक होते सॉल्यूशंस, और 7 से 14 के बीच वाले जो है वो आपके एसिडिक होते। बट स्टिल सिंस हमने H+ को रेफरेंस मान के बनाया है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और H+ ही है हम लेके हमने बनाया है, तो 0 से 7 की रेंज में हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं और हमारे 7 to 14 की रेंज में बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें लोअर द वैल्यू मोर एसिडिक, lower the value more acidic the solution, highest the value more basic the solution। ठीक है, उसके बाद the strength of acids and base depends on the number of H+ and OH- produced। एसिड या बेस की स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने H+ और OH- आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ़ वी टेक HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमने फॉर एग्जांपल HCl लिया है और हमने एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है, और दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेम वैल्यू ली है। अभी आप कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ही समझो बिकॉज अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मानो बस सेम कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है। फॉर एग्जांपल X और X सेम लिया है हमने, ठीक है। से 1 मोलर मतलब 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हमने लिया है इसका कॉन्सेंट्रेशन। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ H+ आयन्स, तो इसने जो है अलग अलग अमाउंट्स ऑफ H+ आयन्स रिलीज किए, और एसिड्स गिव राइज टू मोर H+ आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स, और H+ आयन्स जो हैं वो HCl ने ज़्यादा दिए एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। तो इसलिए हमने क्या बोला, एसिड जो ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज़ करे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और एसिड जो लेस H+ आयन रिलीज़ करे वो वीक एसिड है। देखो, एसिड वो होता है जो H+ आयन रिलीज़ कर रहा है, जो H+ आयन ज़्यादा रिलीज़ करता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो H+ आयन्स कम रिलीज़ करता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं। नाउ वी केम टू द टॉपिक दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ये जो pH है हमने ये बना लिया, सब कुछ कर लिया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में? इसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ pH भी, कि pH हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हम देखते हैं। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स में भी pH देखने को मिलता है। कैसे? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? यस, आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। Living organisms can survive only in a narrow range of pH change। हम लोग जो है सिर्फ अगर pH में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ही सर्वाइव कर सकते हैं। When pH of rain water is less than 5.6, अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, इसे एसिड रेन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और इस पोर्शन से चैप्टर के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, यही एसिड रेन जब पानी में बहती है, जब रिवर्स में बहती है, इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर। तो रिवर वाटर जो है उसका pH फॉर एग्जांपल हमने माना कि 7 से 7.8 के बीच में है, ठीक है, pH किसका? वाटर का। अब एसिड रेन जो है उसका pH कितना है? 5.6, ठीक है। अब क्या है, जब ये एसिड रेन, यहाँ पे एसिड रेन जो है वो जब आपकी रिवर्स में होती है, बहती है, तो क्या होता है, इसमें H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होता है। यहाँ पे क्योंकि H+ आयन्स जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ द, क्योंकि उसका pH क्या है, pH 5.6 है, मतलब कि उसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है। तो अब जो रिवर का नया कॉन्सेंट्रेशन है वो 7 से छोटा होगा बट 5.6 से बड़ा होगा,
उसके बीच में ही पीएच लाई करेगा। मतलब 5.6 से तो ज़्यादा होगा पीएच, लेकिन 7 से पीएच कम होगा, 7 या 7.8 से कम होगा, तो वो किस रेंज में आ जाएगा, वो एसिडिक की रेंज में आ जाएगा। तो वो इतना एसिडिक नहीं है जितना एसिड रेन है, पर उतना बेसिक भी नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ को प्रमोट करे। तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनके लिए थोड़ा उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम में। एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, तो और भी प्लैनेट्स में एसिड्स होते हैं, जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है वीनस का is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? Definitely no. Life can't exist. Why? Because thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Since sulfuric acid is present, तो sulfuric acid जो है वो क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एसिड रेन होगी, और एसिड रेन में देयर इज नो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है। वॉट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? हमारे बैकयार्ड में या जो भी फार्म्स होते हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ सॉइल की डिमांड की जाती है, जहाँ क्रॉप्स वगैरह ग्रो होते हैं, तो यहाँ का pH कैसा होना चाहिए? प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ, यू कैन कलेक्ट द सॉइल ऑफ वेरियस प्लेसेस, चेक द pH and you can also note which plants are growing region which soil you have connected। तो यहाँ पे कोई इन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बट उन्होंने ये बता रखा है कि अलग अलग प्लांट्स जो है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें अलग अलग pH रेंज चाहिए होती है। यहाँ पे आपको टेस्ट दे रखा है कि कैसे आप टेस्ट तो नहीं, मतलब बता रखा है कि कैसे आप pH प्लांट्स जो है pH रेंज पे डिपेंडेंट होते हैं। pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का pH। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। येस, फॉर द डाइजेशन प्रोसेस आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ोगे। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता और ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। कभी कभार डाइजेशन के टाइम पे स्टमक जो है वो कुछ ज़्यादा ही HCl प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे पेन और इरिटेशन होती है और उसी से एसिडिटी भी होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस। क्योंकि एसिडिटी हो गई है तो हम क्या यूज़ करते हैं? बेस यूज़ करते हैं उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, कॉल्ड एंटासिड्स। अब एसिड्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं इसलिए एंटासिड्स। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड एट यू इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। यही हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में भी किया था, जब हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी थी तो वो यही था ना, उसमें मेंशन था कि एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या प्रेफर करोगे? दीज एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने बताया था। तो ये जो है एक माइल्ड बेस है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा बेस यूज़ किया जाता है? जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर pH चेंज होता है तो टूथ डिके भी हो सकता है। ये हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं pH की, कि pH कितना इंपॉर्टेंट है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह का हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम होता है, देखो 5.5 होता है, इट्स नॉर्मल, इट इज़ इन एसिडिक, तो हमारे माउथ का pH जो है वो एसिडिक होता है। उसके बाद हम अगर उससे कम होता है तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक फॉर्म है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, बट इज़ कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। लेकिन ये करोड हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं अगर हमारे माउथ का pH जो है वो 5.5 से कम होता है तब। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जब हमारे जो फूड पार्टिकल्स और जो शुगर पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। द बेस्ट वे, अब एसिड आ गया है ना, अब हमारे माउथ में जो है अब एसिड है बिकॉज ऑफ दी बैक्टीरियाज ने जो प्रोड्यूस किया है। अब एसिड का इफेक्ट हमें पता है कौन नलिफाई करता है?
एसिड का इफेक्ट बेस नलिफाई करते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करने का काम जो है ये करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, हमें ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए जो बेसिक हो। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस किया जाता है कर देते हैं बैक्टीरियाज हमारे टूथ के अंदर, इसका इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज करते हैं और साथ ही साथ हमारा टूथ डिके जो है ये भी प्रिवेंट होते हैं। तो आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, आपके टूथपेस्ट बेसिक ज़रूर होना चाहिए, और जनरली सारे टूथपेस्ट जो है वो बेसिक ही होते हैं नेचर में। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कभी कभार क्या होता है, एनिमल्स कुछ प्लांट्स जो है वो पीएच को यूज़ करते हैं एज अ सेल्फ डिफेंस। हैव यू बीन स्टंग बाय अ हनी बी, अगर कभी आपको हनी बी ने किसी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग होती है, जब मधुमक्खी काटती है, सॉरी बी स्टिंग लीव्स, जो बी स्टिंग की लीव्स होती हैं वो जो है, हे राम क्या कहते हैं मैंने, जो बी स्टिंग है जब मधुमक्खी काट लेती है या मक्खी काट लेती है, तो वो एक एसिड जो है वो छोड़ जाती है जिस एरिया में उसने आपको काटा होता है, स्किन पे जहाँ पे भी वो जहाँ पे भी उसने स्टिंग किया होता है, तो वहाँ पे पेन होता है और इरिटेशन होता है। यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। ऐसी सिचुएशन में हमें कोई भी माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा जो है उसको लेना चाहिए। ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो इससे जो है हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी पे एसिड सिक्रीट कर देते हैं जिससे हमें पेन और इरिटेशन हो रहा होता है, और अगर हम बेस उस पर लगा लें तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स होती है, मतलब कि जो नेटल लीव्स है उसके जो स्टिंगिंग जैसे हेयर्स निकल रहे होते हैं, वो क्या करती है, वो अगर कोई भी उस प्लांट को टच कर रहा होता है तो वो इंजेक्ट कर देते हैं मीथेनोइक एसिड, जिससे बर्निंग पेन होता है। ठीक है, अब क्या है, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर जो है वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, मतलब अगर नेचर ने आपको एसिड दिया ना तो नेचर ने आपको बेस भी दिया है। नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट। नेटल जो है ये एक हर्बेशियस प्लांट है जो ऐसे ही उग जाता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। दिस इज ड्यू टू मीथेनोइक एसिड सिक्रीटेड बाय देम। तो ये जो है प्लांट जो है, जब इसे कोई टच करता है तो वो क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड जो है वो सिक्रीट कर देते हैं। तो इसकी स्टिंगिंग हेयर्स ये काफ़ी पेनफुल होता है। और ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ बाय रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। आपको क्या करना है, एक डॉग प्लांट की जो लीफ है उससे अगर आप अपने अफेक्टेड एरिया को रब कर देते हो, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, मतलब जहाँ पे भी ये उग रहा होगा ना उसी के बगल में अपने आप ये डॉग प्लांट आपको उगता हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ से इसने मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया, डॉग प्लांट है, आप उसे रब कर लोगे तो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। तो कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट? ऑफ कोर्स इट इज़ बेसिक। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू look out if you accidentally touch a nettle plant by trekking. Are you aware of any other effects or such remedies? ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, जो जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्स विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, टमाटो। ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें एसिड्स होते हैं। तो ये वो नेचुरल सोर्सेज हैं। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये केमिकली नहीं बनाए, ये नेचुरली नेचर में है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सालिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सॉर मिल्क या दही जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग जब चींटी काट लेती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। और अगर ऊपर किसी उसका एसिड मेंशन है, वैसे तो इसी का ही था, तो भी आपको वो पता होना चाहिए। ओके, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करके देन विल रैप अप। यू हैव 2 सॉल्यूशंस। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है, ए एंड बी। एक का pH 6 है, एक का pH 8 है। विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन? तो देखो भाई, ए जो है वो एसिडिक है, ऑफकोर्स इसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो ए में H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड बेसिक? तो ए सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बी वाला बेसिक है। What effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution?
जो सॉल्यूशन है उसके नेचर पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है। H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वो एसिड है, और अगर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका मतलब वो बेसिक है। तो इससे नेचर पता चल जाता है। डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H+ आयंस? इफ़ येस देन वाई आर दे बेसिक्स? ओके, बेसिक सॉल्यूशंस जो है उनके पास H+ आयंस होते हैं, पर वो बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of fields with quicklime or slaked lime or chalk carbonate? तो वो ये कह रहे हैं कि कैसी सॉइल कंडीशन में फार्मर को अपनी फील्ड को रखना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड देना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे था दैट दे नीड पी, आई थिंक एसिडिक इज द pH ऑफ द सॉइल। तो आपको और ज़्यादा आप उसे एसिडिक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकेंड। सो द क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन। अच्छा, सॉइल की कंडीशन पूछ रहे हैं कि सॉइल की क्या कंडीशन होनी चाहिए। डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट, सॉइल की ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फार्मर इज ट्रीटिंग द सॉइल विथ क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये ज़्यादातर जो है ये तो एसिडिक होनी चाहिए सॉइल, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बेस है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, सो इसलिए। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 3 पोर्शंस ऑफ आवर चैप्टर। अब बस लास्ट पोर्शन रह रहा है, दैट इज सॉल्ट्स। विल बी कवरिंग दिस इन द नेक्स्ट एंड देन विल कंप्लीट आवर चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. Kindly revise. All the pH values are important. These do you know kinds of boxes are important because when they want to make some tricky questions तो वह MCQs में ऐसे questions डाल देंगे, है ना। ये pH याद होने चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब, because every single thing of NCERT is very important, so you should know all these things. So with this we have completed the 3 portions of our chapter. I'll see you next time with the last topic, that is salts, and bye.